हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम लोग हाई स्कूल का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, साबुन, जो कि कई कंपटीशन परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और आज उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखिए उसकी पूरी डिटेल, कैसे क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, क्या गुण है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ हेडिंग लगा देता हूँ, साबुन तथा अपमार्जक। ये आपकी हेडिंग होने वाली है आज की। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं सॉप एंड डिटर्जेंट। आज हम लोग साबुन के बारे में सारी जानकारी, कैसे ये काम करता है, कैसे बनता है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि साबुन या अपमार्जक होता क्या है। तो इसके बारे में जानने के लिए इसकी डिफिनेशन हमको पढ़नी पड़ेगी। तो आपको मैं डिफिनेशन सबसे पहले बता रहा हूँ, इसकी परिभाषा क्या दी जाती है। तो परिभाषा सुनिए ध्यान से सब लोग। साबुन की परिभाषा हम लोग इस प्रकार से देते हैं, कहा जाता है कि उच्च अणुभार वाले, तो मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। तो साबुन किसे कहेंगे हम लोग? उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को क्या कहेंगे? साबुन। तो डिफिनेशन क्या मैं बता रहा हूँ, ज़रूरत हो तो लिख दूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, उच्च अणुभार वाले, मैं यही बोल रहा था, उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अगर आपसे कोई पूछता है कि साबुन किसे कहेंगे, तो आप लोग यही बताएंगे कि उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। तो मैंने क्या लिखा, सोडियम या पोटेशियम लवण, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, या तो सोडियम लवण होगा या तो पोटेशियम लवण, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को हम लोग क्या कहेंगे? साबुन। तो ये हो गई साबुन की परिभाषा। अब आप लोग कहेंगे डिटर्जेंट अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक साबुन दोनों एक ही होते हैं, बस उसमें ये जो सोडियम और पोटेशियम है इसी को चेंज किया जाता है। अगर सोडियम आपने लिया है तो वो अपमार्जक होता है, और अगर आप पोटेशियम लेते हैं तो वो साबुन हो जाता है। कहने का मतलब दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। तो एक साथ दोनों का अध्ययन हम लोग करेंगे। जो हल्का से डिफरेंट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कब ये साबुन कहलाएगा, कब डिटर्जेंट कहलाएगा, तो उसके बारे में आगे हम लोग सीखेंगे। तो ये हुए डिफिनेशन क्लियर सब लोग। उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। तो ये साबुन की परिभाषा हो गई। साबुन की परिभाषा परीक्षा में पूछी जाती है हाई स्कूल लेवल पे, तो डिफिनेशन भी आपको लिखना होता है। अब हम लोग बात करेंगे किसे कैसे बनाया जाता है, बनाने के तरीका क्या है। तो बनाने के लिए आइए देखते हैं कैसे इसे हम लोग बना सकते हैं। चलिए देखिए, आगे हेडिंग डालेंगे हम लोग बनाने की विधि, यानी साबुन को हम लोग बना कैसे सकते हैं, बनाने की विधि। तो एक बार इसका मैं नॉर्मल सा तरीका आपके सामने लिखता हूँ, फिर इसका रिएक्शंस आपके सामने लिखूँगा। आप ध्यान से समझेंगे तो ज़रूर आप समझ जाएंगे। देखिए नॉर्मल तरीका क्या क्या है कि आप कोई भी एक वसा लीजिए, क्या लीजिए, कोई भी एक वसा लीजिए। इस वसा को आप या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के गर्म कीजिए। आपके पास क्या होना चाहिए, कोई एक वसा होना चाहिए, और वसा को किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के साथ मिला के गर्म करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगा साबुन जो कि आप बना रहे थे, और दूसरा आपको मिल जाएगा गिल्सराल मिल जाएगा। अब आप कहेंगे चलो गिल्सराल तो हम नहीं बना रहे थे, वो क्यों मिल गया? तो हर एक प्रोडक्ट के साथ एक साइड प्रोडक्ट होता है। तो साबुन तो मेरा मेन प्रोडक्ट हो गया, ये मुझे चाहिए था,
ग्लिसरॉल साथ में मिल जाता है, ये भी उपयोगी होता है, आपको इसकी क्वालिटी बाद में पढ़ने को मिलेगी। तो मेन हमें जो चाहिए था वो मिल गया और बाकी से हमसे लेना देना नहीं है। तो साबुन हम लोग बना रहे थे, साबुन हमको मिल चुका है। तो ये इसकी बनाने की विधि है। इसका रिएक्शन आप कैसे लिखोगे? तो रिएक्शन लिखने के लिए देखिए, आप कोई एक वसा लीजिए। अब मुझे कोई एक वसा लेना पड़ेगा, कोई जिसका नाम हो कुछ, साथ में कोई भी क्षार, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करना है। तो देखिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। तो एक मैं कोई वसा ले रहा हूँ CH2 COO C17H35, दूसरा इसका CH COO C17H35, उसके बाद फिर CH2 COC, यहाँ पे देखिए COO C17H35। ये है वसा, एक फेमस वसा, इसका नाम है, इसको आप स्टेरिक अम्ल बोल सकते हो, स्टेरिक अम्ल। तो ये स्टेरिक अम्ल नाम की एक वसा है आपके पास। तो ये एक वसा हो गई। वसा की जगह देखो मैंने कोई एक वसा ले लिया, स्टेरिक अम्ल नाम की एक वसा ले लिया। कई जगह इसको स्टेरिन भी बोला जाता है। अगर आपको कहीं मिल जाए स्टेरिन तो आप ये मत कहिएगा कि सर तो स्टेरिक अम्ल बता दिए थे, तो आप इसको स्टेरिक अम्ल साथ में स्टेरिन भी बोल सकते हैं। तो वसा मुझे फिक्स हो गया कि हाँ मुझे स्टेरिक अम्ल लेना है। साथ में मैं कोई सा क्षार दे सकता हूँ, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई सा एक लेना है आपको, चाहे जो। तो मैं आपके सामने ले रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ ये जो रिएक्शन है, जो वसा है 3 पार्ट में है, और यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको लेना है उसको 3 बार देना है, 3 मॉलिक्यूल उसके आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अब रिएक्शन वैसे तो रटा जाता है, लेकिन याद करने की कुछ ट्रिक भी होती हैं। आप चाहो तो ये रिएक्शन बहुत आसानी से बन जाएगा। देखें मैं बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करिए। यहाँ OH कितने हैं? 3 हैं। तो तीनों OH को आप यहाँ से देखिए, इसको यहाँ से ब्रेक करिए, और तीनों OH को, एक को इसके साथ, दूसरे को इसके साथ और तीसरे को इसके साथ ला के जोड़ दीजिए। देखिए याद करना तो चाहे जैसे याद कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखें कुछ हल्की सी ट्रिक मैं बता रहा हूँ। तो इस OH को आप 3 है ना टोटल, इसको एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जोड़ दीजिए। देखिए क्या बनता है। तो यहाँ बन जाएगा CH2 साथ में OH, यहाँ बन जाएगा CH साथ में OH, और यहाँ बन जाएगा CH2 साथ में OH। अब देखें OH तो जुड़ गया, तीनों OH, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तीनों जुड़ गया। अब ये जो आपके सामने बना हुआ है, यही है वो जो मैं बात कर रहा था, ग्लिसरॉल। इस तरह आपको एक तो ग्लिसरॉल मिल गया। अब जो मेन आपको चाहिए, जो बना रहे थे, वो कैसे मिलेगा? तो बेहद आसानी से। देखिए इसको आप अपोजिट साइड से लिखना शुरू करिए, C17H35 COO, ये तो एक आयन हो गया। अब एक यानी इसके साथ, एक यानी इसके साथ और एक यानी इसके साथ। सोडियम के 3 अणु हैं, तीनों को देखो, एक इसके साथ और एक इसके साथ, एक इसके साथ। अब ये तीनों सेम है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो डायरेक्ट 3C17H35 COO यानी, और यही है जो आपको चाहिए था। इसी को हम लोग कहते हैं साबुन। अगर आप इसका नाम जानना चाहें कि इसका नाम क्या होता है, साबुन तो है ही है, तो इसका नाम देखो होता है, केमिकल नाम सोडियम स्टीयरेट। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? सोडियम स्टीयरेट। तो इस तरह ये साबुन बनाने की विधि है, और साबुन बनके एकदम से तैयार है। साथ में एक साइड प्रोडक्ट भी बना है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्लिसरॉल। तो आपको ग्लिसरॉल भी मिलेगा, और जो मेन प्रोडक्ट आपका साबुन है वो भी मिल जाएगा। तो इस तरह ये रहा साबुन। अब साबुन, मैंने डिटर्जेंट की बात कही थी, तो मैंने कही थी कि दोनों लगभग एक ही होता है। अब साबुन और डिटर्जेंट में अंतर क्या है, थोड़ा सा जो फ़र्क है वो ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ जो यने हैं, अगर मैं इसको यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के बजाय अगर मैंने ये ले लिया होता 3KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो कुछ भी चेंज नहीं होता। ये जो है वही रहता, ये जो है वही रहता। यहाँ सोडियम की जगह क्या हो जाता? पोटेशियम। तो अगर यहाँ पोटेशियम आपको नज़र आए कभी भी साबुन के फार्मूले में, अगर पोटेशियम नज़र आए तो आप जान लीजिए तो वो साबुन है, नहाने के काम में आएगा।
और अगर यहाँ सोडियम नज़र आए तो वो जान लीजिए डिटर्जेंट है, वो कपड़े धोने के काम में आएगा। तो कई बार कई किताबों ने डिवाइड किया है कि साबुन को दो भागों में बांटा गया है, कठोर साबुन, मृदु साबुन। तो यही कठोर साबुन का मतलब डिटर्जेंट और मृदु साबुन का मतलब नहाने वाला साबुन। अगर यहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम अगर इस्तेमाल हुआ है तो जान लीजिए मृदु साबुन बनेगा, यानी नहाने वाला बनेगा। और अगर यहाँ सोडियम इस्तेमाल हुआ है तो जान जाइए कठोर साबुन बनेगा, कपड़ा धोने वाला बनेगा। तो इस तरह ये हो गए साबुन के बनाने की विधि। अगर मैं चाहूँ तो वो दो रिएक्शन अलग अलग लिख सकता हूँ, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतने में समझ जाइए कि अगर यहाँ सोडियम रहेगा तो जान लीजिए डिटर्जेंट बनेगा, और अगर यहाँ पोटेशियम रहेगा तो जान लीजिए साबुन बनेगा। तो इस तरह हम लोग दोनों चीज़ बनाना सीख गए, साबुन और डिटर्जेंट एक साथ में। ठीक है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे, आगे हर परीक्षाओं में पूछी जाती है साबुन की स्वच्छीकरण प्रक्रिया, यानी साबुन जो है वो चीज़ों को साफ़ कैसे करता है, कपड़े उससे कैसे साफ़ होते हैं, या कोई भी चीज़ उससे कैसे साफ़ होती है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी को समझना है कि साबुन की स्वच्छीकरण प्रक्रिया क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वही बात करेंगे कि साबुन जो है कपड़ों की सफाई कैसे करता है। ठीक है। तो चलिए, ये समझ गए सब लोग। तो ये बहुत आसान, बेहद आसान रिएक्शन है, बस आपको ये नाम याद होना चाहिए। एक बार थोड़ी सी समस्या होगी तो इसे याद करने में, जब एक बार याद हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं आएगी, आप आसानी से लिख सकते हो ये रिएक्शन। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अगली टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वही हम लोगों को सीखना है। बहुत अच्छे से समझिएगा, यही जल्दी समझ नहीं पाते हैं बच्चे, तो आप बहुत ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ ले जाएंगे। देखिए मैं हेडिंग लगा रहा हूँ, यहाँ मैं हेडिंग लगाऊंगा साबुन की स्वच्छीकरण प्रक्रिया। साबुन की स्वच्छीकरण प्रक्रिया यानी साबुन किसी भी कपड़े को कैसे साफ़ करता है, क्या प्रोसेस होता है, केमिकल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। तो बहुत ध्यान से समझिए भैया। साबुन का जो स्ट्रक्चर है, अब पूरा तो बनाया नहीं जा सकता, बड़ा सा है, लेकिन मैं हल्का सा आपको बना के बता रहा हूँ। आप ध्यान लगा के समझेंगे तो बिल्कुल समझ ले जाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर में ढेर सारे कार्बन, जैसे मैं नाम तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, जिससे होता है C17H35 COO। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट। इसका पहला पार्ट बनता है C17H35 COO- और दूसरा पार्ट बनता है Na+, एक नेगेटिव पार्ट और दूसरा पॉजिटिव पार्ट। और स्वच्छीकरण प्रक्रिया में यही नेगेटिव वाला जो पार्ट है यही हिस्सा लेता है, यही सब कुछ करने वाला है। तो चलिए देखिए कैसे करता है वो। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। अब देखो कार्बन कितने हैं, 17, हाइड्रोजन कितने हैं, 35, फिर एक कार्बन एक्स्ट्रा है और यहाँ एक साइड माइनस है। तो अब उतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया नहीं जा सकता, तो हम लोग हिंट के लिए देखिए ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। कहते हैं चलो एक साइड बनेगा उधर CH3 बनेगा, और एक साइड जब ऐसे ऐसे 17 कार्बन हो जाएगा तो यहाँ कहीं आएगा O- और यहाँ तो बनेगा Na+। अब इसमें दो पार्ट हो गए, प्लस वाला अलग है, प्लस वाले से कोई लेने देना नहीं है। इस माइनस वाले में दो पार्ट हैं। देखें पहला पार्ट तो एक हिस्सा ये है, इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन पूंछ। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन पूंछ, और इसको कहते हैं आयनिक सिरा। इसको क्या कहेंगे हम लोग? आयनिक सिरा। इस माइनस वाले में दो पार्ट, एक तो हाइड्रोकार्बन पूंछ हो गया और दूसरा क्या हो गया? आयनिक सिरा हो गया। अब देखिए खासियत क्या है इनकी? खासियत ये है कि जो आयनिक सिरा है ये होता है जलरागी। अब कहोगे ये जलरागी का मतलब क्या होता है? और ये वाला जो सिरा होता है वो होता है जल विरागी। ये जलरागी और जल विरागी का मतलब क्या है? जलरागी का मतलब जल से स्नेह करने वाला, या जल स्नेही भी इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं जल विरागी। यानी ये पानी को देखते उसके पास भागेगा, और ये वाला पानी को देख के उसके दूर भागेगा।
ये पानी में जाके मिल जाएगा, पानी से चिपकेगा जाके, लेकिन ये वाला हमेशा पानी से दूर भागने का प्रयास करेगा। ये पानी से नहीं चिपकेगा, जहाँ पानी नहीं होगा ये वहाँ भागेगा, और ये वाला कहाँ भागेगा, जहाँ पानी होगा। तो ये पानी के पास भागेगा और ये पानी से दूर भागेगा। तो ये खासियत आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए अगर आपको समझना है तो। जब तक ये दिमाग में नहीं बैठेगा आप समझ नहीं पाएंगे। जो आयनिक वाला हिस्सा होगा वो जलरागी होगा, यानी जल की तरफ भागेगा, और जो ये जल विरागी वाला हिस्सा होगा वो जल से दूर भागेगा। यानी एक पार्ट तो जल से दूर भागेगा और दूसरा पार्ट जल के पास भागेगा। यही बात दिमाग में एकदम अच्छे से जब बैठ जाएगी तो आप आसानी से समझ ले जाओगे कि साबुन किसी भी चीज़ को कैसे सफाई करता है। तो चलिए देखते हैं आगे वाली चीज़ें। इतनी बात समझ गए सब लोग। आप लोग कहेंगे साबुन में कितने हिस्से, पहले तो दो आयन बनेगा, एक पूरा पॉजिटिव और एक पूरा नेगेटिव। फिर नेगेटिव के भी दो पार्ट हैं। नेगेटिव का एक पार्ट तो हाइड्रोकार्बन पूंछ कहलाता है और दूसरा पार्ट आयनिक सिरा कहलाता है। इसकी खासियत क्या है, ये जल से दूर भागने वाला हिस्सा है, और ये वाला ये जल के पास भागने वाला हिस्सा है। ये जल से चिपकेगा जाके और ये जल से दूर भागेगा जाके। तो चलिए देखते हैं स्वच्छीकरण प्रक्रिया में आगे मुख्य पॉइंट। तो देखिए ध्यान से। देखिए चलिए समझते हैं, एकदम ध्यान लगा के देखिए। दिमाग में एक बात बैठी है, माइनस वाले हिस्से में दो हिस्सा, एक जल से दूर भागने वाला और एक जल के पास भागने वाला। तो देखिए मान लीजिए आपने कोई कपड़ा लिया है, तो चलो ये रहा पानी, ये रहा पानी। आप इसमें कोई कपड़ा डालें, चलो ये रहा पानी, कोई गंदा कपड़ा डाल दिया। गंदे कपड़े में कोई एक दाग है, चलो ये हो गया वो दाग। अब इस स्ट्रक्चर को मैं बनाऊंगा बाहर, ये तो समझाने के लिए। ये हो गया पानी, पानी में आपने कपड़ा डाला और कपड़े का दाग ये हो गया। अब इस दाग के ऊपर आपका साबुन कैसे अटैक करेगा उसको समझने के लिए हम थोड़ा डिटेल में आते हैं। आइए, ये हो गया दाग, ये हो गया वो दाग जो भी आपको साफ करना है। तो चलो ये हो गया दाग। अब जब आप साबुन वाला पानी इस पर पड़ेगा तो दो टुकड़े दो दिशाओं में, देखिए एक हिस्सा तो ये हो गया। मैं ऐसे ऐसे कुछ संरचनाएं बना दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें दो संरचनाएं हैं। एक संरचना तो ये हो गई, बाहर तो भैया Na+ है, Na+ एकदम बाहर है। लेकिन ये देखो ये वो वाला हिस्सा है जिसको हमने कहा था जलरागी। देखो जलरागी, जल जहाँ ज़्यादा होगा उधर भागेगा, वो मैल की तरफ नहीं भागेगा। मैल अक्सर आयली होता है, उसको आयली नहीं भी हो तो आयली माना जाता है। हम लोग मैल को कहते हैं चलो वो आयल मान के चलो। तो ये जो जलरागी वाला हिस्सा होगा वो हमेशा कहाँ भागेगा, वो दूर की तरफ भागेगा। और जो जल विरागी वाला होता है वो हमेशा कहाँ भागेगा, वो हमेशा ऑयल की तरफ भागेगा। तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए। देखिए आपने कपड़ा अंदर डाला, कपड़े में ये हो गया मैल, और मैल पे साबुन ने अटैक किया उसके दोनों हिस्से ने। पहला हिस्सा जो जलरागी था वो तो इससे दूर भागा, चलो वो दूर भाग के देखो दूर दूर हो गया, सब दूर दूर हो गया। लेकिन जो जल विरागी था वो जल से कांटेक्ट नहीं करेगा, वो इससे कांटेक्ट करेगा और इसमें जाके चिपक जाएगा और इससे जाके मिल जाएगा। अब आप लोग बताइए, सेंस लगा के बताइए कि ये जो जलरागी और ये जो जल विरागी दोनों तो हैं एक ही टुकड़े। अगर जलरागी भागेगा तो बताओ क्या इसको लेके नहीं जाएगा, क्या इसको लेके जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही टुकड़े हैं। मैं जलरागी जल विरागी दोनों को अगर मिला के बात करूं तो दोनों एक ही हिस्से हैं। तो इस तरह जब कपड़े को हम लोग उठा के पटकते हैं, कपड़े को जब भी आप पटकते हैं जोर से, तो जलरागी बाहर की तरफ भागता है। आप देखते होंगे कपड़े को आप पकड़ के ऐसे दबाइए, दबाते हो तो इसमें से पानी दूर की तरफ निकलता है। तो बताइए, समझिए हमारी बात, जब ये जलरागी दूर की तरफ भागेगा यानी साबुन वाला पानी दूर की तरफ भागेगा तो क्या इनको खींच के नहीं ले जाएगा, क्या बिल्कुल ले जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही टुकड़ा है, ये दोनों एक ही हिस्सा है। तो जब ये बाहर जाएगा तो इनको भी बाहर ले जाएगा, और जब इनको बाहर ले जाएगा तो ये किस में चिपके हुए हैं, ये मैल में चिपके हुए हैं, तो इस तरह मैल भी बाहर जाएगा। तो इस तरह साबुन जो है बहुत आसानी से कपड़े से मैल को निकाल देता है।
ये बात समझनी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, ये जल्दी समझ नहीं आती किसी को, लेकिन आप सेंस लगा के बताइए कि साबुन के दोनों हिस्सों में एक हिस्से ने मैल को पकड़ लिया और एक हिस्से ने पानी को पकड़ लिया, लेकिन ये दोनों है तो एक ही चीज़। जान लो एक ही रस्सी से बंधा है, और अगर आप इसे बाहर निकालोगे तो जायज़ सी बात है ये भी बाहर निकलेगा, और चूंकि ये मैल से चिपका हुआ है तो इसलिए ये मैल को भी बाहर निकालेगा। तो जब मैल को भी बाहर निकालेगा तो इस तरह कपड़े से मैल आसानी से बाहर हो जाएगी। तो ये है साबुन की स्वच्छीकरण प्रक्रिया। ये जो संरचना है पूरी आप देख रहे हैं, इस संरचना को हम लोग कहते हैं मिसेल। कई बार पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि मिसेल क्या होता है, उसकी संरचना समझाइए और उसकी स्वच्छीकरण प्रक्रिया बताइए। तो अगर आपसे मिसेल पूछा जाता है तब भी आप यही संरचना बना के यही चीज़ समझाएंगे, या साबुन की स्वच्छीकरण प्रक्रिया पूछा जाता है तब भी आप यही चीज़ समझाएंगे। तो इस तरह ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार रिवाइज कर लीजिए। साबुन की परिभाषा मैंने बताई सबसे पहली बात, फिर बनाने का तरीका बताया दूसरी बात, फिर मैंने बताया कि दो तरीके का साबुन होता है, एक होता है कठोर और एक होता है मृदु। अगर साबुन के फार्मूले में आपको सोडियम दिखता है तो वो कठोर है, और अगर पोटेशियम दिखता है तो वो मृदु है। ये तो साबुन की कैटेगरी हो गई। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि साबुन किसी भी प्रकार की सफाई कैसे करता है, स्वच्छीकरण प्रक्रिया क्या है। तो साबुन की स्वच्छीकरण प्रक्रिया भी मैंने बताई कि साबुन में दो पार्ट होते हैं माइनस वाले, एक होता है जल रागी और दूसरा होता है जल विरागी। तो जल रागी तो पानी से हमेशा दूर भागता है, और जल विरागी पानी के जल विरागी जो है वो मैल के पास भागता है। लेकिन जल रागी और जल विरागी दोनों एक ही रस्सी से बंधे होते हैं। जब भी ये दूर भागेगा तो इसको लेके जाएगा, क्योंकि इसने मैल को पकड़ के रखा है इसलिए ये मैल को भी निकालेगा। तो इस तरह कपड़े से मैल आसानी से बाहर हो जाता है। और ये है पूरी संरचना, और यही पूरी टॉपिक है। आज के लिए बस इतना ही।